हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड यहाँ पर एक कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिंगल अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। जीएस का आपको पेपर जो आपका कॉमन होगा जीआईसी एग्जाम के लिए, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर जीडीसी एग्जाम के लिए, तो इसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी एग्जाम आपकी दिसंबर में होने वाला है इसकी परीक्षा, तो इसका भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जीके का प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। एंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप सभी ने कहा था, तो ये भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट का एग्जाम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं, वे कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं: भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, विन्यास। बताएं, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जीवन यात्रा के संस्कार होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जीवन यात्रा के संस्कार होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी बात किसके द्वारा की गई थी? वॉन ग्नैप के द्वारा की गई थी। जीवन यात्रा के संस्कार की बात किसने की थी? वॉन ग्नैप ने की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बताइए संस्कृतिकरण से संबंधित यहाँ पर बताना है। ठीक है, संस्कृतिकरण से संबंधित यहाँ पर सही क्या है ये आप बताएं। संस्कृतिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो यह अवधारणा है किसकी? संस्कृतिकरण की। कई बार आपको बताया गया है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ये अवधारणा किसकी है? एमएन श्रीनिवास की। ठीक है, एमएन श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण की, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। एमएन श्रीनिवास ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की बात की थी? तो पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। और अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी है, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। संस्कृतिकरण को एक स्टेटमेंट देकर बताना होगा कि ये कौन सी प्रक्रिया। अगर हम संस्कृतिकरण की बात करें, तो ये कैसी प्रक्रिया है, किसे कहा जाता है? तो एम एन श्रीनिवास का कहना था कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनका जो कल्चर है, उनका जो धार्मिक कर्मकांड की जो पद्धतियां हैं, उनका अनुकरण करती हैं। और श्रीनिवास ये भी कहते हैं कि ये जो अनुकरण है, ये कई पीढ़ियों तक अनुकरण वे जनजातियां या जाति करती हैं, ताकि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर, पहले से सही हो सके। ठीक है, यही क्या है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। और इसके बारे में आप ये बात याद रखेंगे योगेंद्र सिंह का। ठीक है, योगेंद्र सिंह इसके बारे में क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण को क्या कहते हैं? विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया बताते हैं संस्कृतिकरण को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और आपको ये ध्यान में रखना है बात कि ये पद में परिवर्तन है। ठीक है, और ये क्या है? सामूहिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ये सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर: मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है?
यहाँ पर थर्ड का क्या होगा, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है, बताएं देखकर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपराध शास्त्र के जनक की, ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है, लोम्ब्रोसो। ठीक है, कौन है, लोम्ब्रोसो है अपराध शास्त्र के जनक। और व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, ये इस तरह से कुछ इनका स्टेटमेंट आता है एग्जाम्स में। चलिए यहाँ पर देखिए, अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है, ये तर्क किसका है, विकल्प में यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस, दुर्कीम, मर्टन, एंजल्स यहाँ पर दिया गया है। अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है, उन्हें केंद्रित करता है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर क्या होगा बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दुर्कीम होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर अपराध से संबंधित कुछ परिभाषाओं की अगर हम बात करें, शॉर्ट्स में अगर हम इन्हें देखें, तो अगर हम यहाँ पर चेतना की बात करें, ठीक है, चेतना की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपराध को क्या कहा था, चेतना अपराध को क्या कहते हैं कि अपराध कार्य या त्रुटि है, ऐसा कार्य या त्रुटि है, ठीक है, ऐसा कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। ठीक है, अपराध एक ऐसा कार्य या त्रुटि है जिसके द्वारा जिसे कानून द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रावधान है ऐसे कार्य या त्रुटि के बारे में। तो इस तरह से कुछ आप शॉर्ट्स में से देखेंगे, ये किसका कहना है, चेतना का कहना है। ठीक है, और इन्होंने अगर हम लैंडिस की बात करते हैं, ठीक है, लैंडिस का भी इंपॉर्टेंट है, इसे अगर हम बात करें तो इनका लैंडिस का कहना था कि अपराध ऐसा कार्य है जिसके लिए राज्य ने उस कार्य के लिए यानी कि क्राइम के लिए उसे सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है, और इसके दंड करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राज्य के पास है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें कि अपराध ऐसा कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है। और इसके लिए दंड की शक्ति राज्य के पास है। ठीक है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके दंड की जो पावर है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। ठीक है, और हैकरवॉल क्या कहते हैं कि अपराध कानून का उल्लंघन है, ये किसका कहना है, हैकरवॉल का कहना है। हैकरवॉल ने क्या कहा, अपराध कानून का उल्लंघन है। ये इंपॉर्टेंट है हैकरवॉल का, ये आप याद रखेंगे। मावरर का क्या कहना था, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन क्या है, अपराध है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अपराध है, ये सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है, ये किसका कहना है, मावरर का कहना है। हैकरवॉल ने कहा था कि अपराध कानून का उल्लंघन है। लैंडिस कहते हैं अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके दंड की शक्ति राज्य के पास है। चेतना की अगर हम बात करते हैं तो ये चेतना कहते हैं अपराध कोई कार्य या त्रुटि है, ऐसा कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून द्वारा दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी अपराध से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही, दुर्खिम। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गैर साक्ष्यों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है, प्रश्नावली, प्रेक्षण, उपयुक्त ए और बी दोनों ही सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। गैर साक्ष्यों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये शास्त्रीय पद्धति है। ठीक है, ये कैसी पद्धति है, ये शास्त्रीय पद्धति है ऑब्जर्वेशन। और अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार है। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं अवलोकन के। पहला तो है नियंत्रित अवलोकन है,
ठीक है, नियंत्रित अवलोकन है। और इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं नियंत्रित अवलोकन के। एक तो है घटना पर नियंत्रण, और दूसरा है शोधकर्ता पर नियंत्रण। ठीक है, घटना पर नियंत्रण, शोधकर्ता पर नियंत्रण है। ये इसके दो प्रकार है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, नियंत्रित अवलोकन। दूसरा है अनियंत्रित। दूसरा क्या हो जाएगा, अनियंत्रित अवलोकन हो जाएगा। अनियंत्रित अवलोकन हो जाएगा। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार अनियंत्रित अवलोकन के। पहला तो है सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन है। असहभागी है, असहभागी अवलोकन, और अर्ध सहभागी। ठीक है, अर्ध सहभागी अवलोकन, ये टाइप से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। और तीसरे अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो ये सामूहिक अवलोकन है, सामूहिक अवलोकन। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं। और ऑब्जर्वेशन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा गया है। ठीक है, और सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी अवलोकन किसके अंतर्गत आते हैं, अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही होगा परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक अध्ययन की अगर हम बात करें, केस स्टडी मेथड की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी इकाई या व्यक्ति का विस्तृत या व्यवस्थित अध्ययन करना होता है। ठीक है, और वैदिक अध्ययन पद्धति को बर्गस ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्गस ने वैदिक अध्ययन पद्धति को क्या कहा था, वैदिक अध्ययन पद्धति सूक्ष्मदर्शीय पद्धति है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शीय पद्धति है। ये किसका कहना है, बर्गस का कहना है। ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, सी यहाँ पर सही है। और अगर हम इसके प्रयोग की बात करें कि इसका प्रयोग किसने किसने किया है, इस तरह से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो लिपले द्वारा किया गया है। ठीक है, लिपले ने किया है, एडरसन ने किया है, वार्नर ने भी किया है, यांग की सिटी पर किया था, लिंड एंड लिंड है। ठीक है, उनका याद रखेंगे। थॉम्स नैनकी का आप याद रखेंगे, थॉम्स एंड नैनकी। ठीक है, तो इन सभी ने वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या इकाई का विस्तृत व व्यवस्थित अध्ययन करना ही केस स्टडी कहलाता है, वैदिक अध्ययन पद्धति कहलाता है। और वैदिक अध्ययन पद्धति को बर्गस ने सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। ऑप्शन है यहाँ पर दुर्खीम, मैक्स वेबर, एल.एच. मॉर्गन, टी. वेबलन। बताएं, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्खीम को सबसे पहला, ठीक है, सर्वप्रथम प्रोफेसर कहा जाता था। और इसके अलावा पहला अकादमिक समाजशास्त्री। ठीक है, पहला अकादमिक समाजशास्त्री कौन है, इस तरह से अगर पूछा जाए तो दुर्खीम है। ठीक है, ये प्रोफेसर है पहले, इस तरह से स्टेटमेंट करके कुछ पूछा जाता है, दे दिया जाता है कभी कभी। और इन्होंने आधुनिकता को कहा था, आधुनिकता वह है, मॉडर्निटी हम उसे कहेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता हो, स्त्रीकरण पाया जाता हो। आधुनिकता जिसमें अधिक स्त्रीकरण हो। और अगर हम यहाँ पर विषय वस्तु की अगर हम बात करें, समाजशास्त्र की विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। 3 इन्होंने बताए थे। एक तो इन्होंने सामाजिक आकारकी को बताया, दूसरा इन्होंने सामाजिक दैहिकी को बताया, यह सामाजिक शरीर शास्त्र इस तरह से भी आता है। ठीक है,
और तीसरा हो जाएगा समान समाजशास्त्र। तो ये 3 विषय वस्तु हैं जो कि दुर्खिम के द्वारा बताए गए हैं। एंड आधुनिकता को इन्होंने क्या कहा, जिसमें ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन हो, ज़्यादा क्या हो, अधिकतम क्या हो, स्त्रीकरण पाया जाता हो, वो मॉडर्निटी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम, पार्सन्स, बर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच में किसने अंतर किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खिम होगा। ठीक है, दुर्खिम होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान। इस तरह से आप याद करेंगे। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये किसका कहना है? दुर्खिम का कहना है। आधुनिकता के बारे में क्या इन्होंने कहा था? क्राइम के अगर बारे में हम बात करें, अपराध को इन्होंने समान व अनिवार्य तत्व कहा। सभी समाजों में इन्होंने कहा था कि क्या पाया जाता है? अपराध पाया जाता है, बस उसके मात्रा में अंतर होता है। किसी समाज में ज्यादा होता है तो किसी समाज में कम होता है। आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है। ठीक है, आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है। इस तरह से आधुनिकता को किसने परिभाषित किया है? तो आप याद रखेंगे, दुर्खिम ने किया है। ठीक है, किसने किया है? दुर्खिम ने किया है। आधुनिकता वह है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता हो। और ध्यान रखेंगे, दुर्खिम किससे प्रभावित थे? ठीक है, दुर्खिम प्रभावित किससे थे? साइमन से थे। साइमन वही हैं, सेंट साइमन, जो कि अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, और साथ में अगस्त कॉम्ट। ठीक है, साइमन अगस्त कॉम्ट से दुर्खिम प्रभावित थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? सर्वेक्षण शोध का चार्ल्स बूथ, पी.एफ. लजार्सफील्ड, आर.के. मर्टन, डब्ल्यू.जे. गुडे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सर्वेक्षण शोध का संस्थापक, इसके जनक कौन है सर्वे मेथड के? बताएं। यहाँ पर सही होगा पी.एफ. लजार्सफील्ड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, इसका प्रयोग किसने किसने किया है अगर हम बात करें तो एक जॉन हॉवर्ड का आपने सुना होगा नाम, जॉन हॉवर्ड। ठीक है, जॉन हॉवर्ड ने जेलों में बंद कैदियों का, ठीक है, बंद अपराधियों का, या अगर हम कह रहे हैं कैदियों का, किया था अध्ययन के लिए, इस मेथड का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कहाँ का था ये? इंग्लैंड। ये भी आप याद रखेंगे, इंग्लैंड के जेल में बंद अपराधियों पर या कैदियों पर उनके अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का, पद्धति का प्रयोग जॉन हॉवर्ड ने किया था। सब इसके जनक की अगर हम बात करें तो कौन है? पी.एफ. लजार्सफील्ड है। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एकल अध्ययन में सम्मिलित है। ऑप्शन है यहाँ पर परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, या फिर उपयुक्त सभी। बताएं। एकल अध्ययन में क्या शामिल है? किसे सम्मिलित किया जाएगा? यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? ऑप्शन है यहाँ पर कोजर, डेरेंड्रॉफ, कोलिंस, सिमेल। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? यहाँ पर कोजर होगा। ठीक है, कोजर होगा। और कोजर किससे प्रभावित थे? सिमेल से प्रभावित थे। ठीक है, किससे प्रभावित थे? कोजर सिमेल से प्रभावित थे। ये भी आपको याद रखनी है बात। और संघर्ष से संबंधित इन्होंने जो विचार है या हम कहें सिद्धांत है, वो किस पुस्तक में दिए हैं? तो पुस्तक का नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है। और ये 1956 में पुस्तक आती है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में पुस्तक आती है, कोजर की है, जिसमें उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया था, आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संघर्ष समाज का सुरक्षा कवच है। ठीक है, इस तरह से याद रखें, संघर्ष समाज का सुरक्षा कवच है। ये किसने कहा? डेरेनड्रॉफ लेविस कोजर ने कहा है। और लेविस कोजर के जो संघर्ष का सिद्धांत है उसे टर्नर ने क्या कहा था? संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, वैयक्तिक अवस्था और या फिर जैविकी व्यवस्था। बताएं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वैयक्तिक व्यवस्था होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इनकी यहाँ पर पुस्तकें आपको बताई गई हैं। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर है जो कि 1944 में आती है। फिर इसके अलावा दूसरी पुस्तक है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज है जो कि 1948 में आती है। मेलानोव्स्की के बारे में आपको बताया गया है। इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। और इसके अलावा आप याद रखेंगे सांस्कृतिक प्रकारवादी। ठीक है, सांस्कृतिक प्रकारवादी। देखिए, सांस्कृतिक निर्धारणवादी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, सांस्कृतिक प्रकारवादी। और इसके अलावा जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सांस्कृतिक निर्धारणवादी की बात करें तो किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी के नाम से कौन जाना जाता है? सोरोकिन और ऑगबर्न। याद आ रहा है? आपको बताया गया है कई बार। यहाँ पर मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी या जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक हैं। अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है। अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा। अच्छा देखिए, सामाजिक अगर हम क्रिया की बात करें, ठीक है, सोशल एक्शन की अगर हम बात करें, जो कि पेरेटो के द्वारा इसके प्रकार जो बताए गए थे वो दो बताए गए थे। तार्किक सामाजिक क्रिया और दूसरा अतार्किक सामाजिक क्रिया है। ये दो प्रकार सामाजिक क्रिया से संबंधित किसने बताए थे? पेरेटो के द्वारा बताए गए थे। और इन्होंने भ्रांत तर्क की भी बात की है। ठीक है, भ्रांत तर्क की अगर हम बात करें तो ये भी पेरेटो का ही कॉन्सेप्ट है। और इन्होंने भ्रांत तर्क के बारे में, पेरेटो का कहना था कि ये जो भ्रांत तर्क होते हैं ये परिवर्तनशील हैं। ठीक है, ये भ्रांत तर्क परिवर्तनशील तत्व होते हैं। इसमें समय और स्थान के अनुसार, ठीक है, समय स्थान या हम कहें सिचुएशंस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इन भ्रांत तर्कों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो भ्रांत तर्क क्या है? परिवर्तनशील है। इसमें यानी भ्रांत तर्क में समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। इसे याद रखेंगे आप। और इन्होंने क्या कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र को
समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कहना है? ये पेरेटो का कहना है। और मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, ये भी इनका स्टेटमेंट है, कथन है, तर्क है कि मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है। चलिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, टॉयनबी, लिप्सेट, हॉबहॉस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा स्पेंसर। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के जनक कौन है, तो स्पेंसर ही है। और अगर पूछा जाए केवल उद्विकास का, ठीक है, उसमें लिखा हो उद्विकास का जनक, उद्विकास सिद्धांत का जनक, ठीक है, तो कौन है? डार्विन। डार्विन है। और डार्विन से कौन प्रभावित है? स्पेंसर प्रभावित है। और स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक डार्विनवादी कौन है, तो यहाँ पर स्पेंसर को आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। यहाँ पर पूर्वभाषी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, किशोर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शिशु आएगा, फिर बच्चा आएगा, फिर उसके अलावा किशोर, फिर प्रौढ़ और फिर पूर्वभाषी समाजीकरण आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी है। ठीक है, समाजीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सबसे पहले किसने बात की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण की बात की थी। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है। इसकी विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं समाजीकरण की। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, यह कैसी है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये चेतन प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें निरंतरता पाई जाती है। ठीक है, निरंतरता है इसमें। सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है, चेतन प्रक्रिया है, निरंतरता इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था क्या है इसकी? प्रारंभिक अवस्था क्या है इसकी? तो बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था इसकी प्रारंभिक व्यवस्था है। और अगर हम महत्वपूर्ण अवस्था की बात करें, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोर अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था ये महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है समाजीकरण की। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के संस्कृति, मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो आपको यहाँ पर समाजीकरण से संबंधित बताई गई हैं। इन विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना जो कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में यहाँ पर परिवर्तन के यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं। प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन। जो समाज के अधिकांश ज्यादातर सदस्यों को ध्यान दिए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है तो ऐसे सामाजिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो यह 3 पक्षों को प्रभावित करता है। या अगर हम सामाजिक परिवर्तन देखें कि किसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा तो हमें इन 3 पक्षों में हमें सामाजिक परिवर्तन को देखना चाहिए कि ये परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है या नहीं। सामूहिक व्यवहार, ठीक है, सामूहिक व्यवहार हो जाएगा, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, और इसके अलावा संस्कृति, ठीक है, कल्चर। तो ऐसा परिवर्तन जो इन 3 पक्षों को प्रभावित करता हो, उसमें परिवर्तन लाता हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये 3 पक्ष हैं, सामूहिक व्यवहार, दूसरा हो जाएगा सामाजिक संरचना, और इसके अलावा संस्कृति, कल्चर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कुछ परिभाषाओं की बात कर लें तो गिडेंस किसे कहते हैं? शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, गिडेंस ने आंतरिक संरचना में परिवर्तन कहा।
ठीक है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन कहा है, ये आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं एंथोनी गिडेंस। इसके अलावा अगर हम मैकेवर की बात करें तो ये सोशल रिलेशंस में बात करते हैं, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की ये बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक संबंधों में ये परिवर्तन की बात करते हैं मैकेवर, इसे आप याद करेंगे। ऐसे मैरिल एल्ड्रिस की बात करें हम, मैरिल एल्ड्रिस की अगर हम बात करें तो ये मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात करते हैं, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन, ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात करते हैं मैरिल एल्ड्रिस। तो इसे ये कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर बात की गई। एक किंग्सले डेविस का आपको याद रखना है, डेविस में स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस में बात की है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और उसके प्रकार, फंक्शंस में परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज कहलाता है। ये किसका कहना है, डेविस का कहना है, ठीक है। गिडेंस का कहना था कि हर एक समाज में, प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज कहते हैं। मैकेवर ने सोशल रिलेशंस में बात की, इन्होंने कहा सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। मैरिल एल्ड्रिस ने मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। किंग्सले डेविस ने स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शंस में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी यहाँ पर जो आपको बताए गए हैं सोशल, यहाँ पर चेंज से रिलेटेड। यहाँ पर प्रच्छन्न परिवर्तन होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर प्रच्छन्न परिवर्तन यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया का प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है, वहां पर वो पहचानना है। यहाँ पर देखिए, जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन और तर्कणा परक यहाँ पर दिया गया है। अगर हम वेबर की बात करें, ठीक है, वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात की थी, ठीक है, किस पुस्तक में बात की है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये पुस्तक 1925 में आती है, 1925 में आती है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1925 में आती है। सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन की बात की गई है इनके द्वारा। और सोशल एक्शन के जो इन्होंने सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए थे, ये 4 बताए थे, ठीक है, ये क्या बताए थे, 4 बताए थे, और ये सही क्रम में भी लगाने को आता है, ठीक है। तो पहले अगर हम क्रिया की बात करें तो तार्किक क्रिया की इन्होंने बात की थी। दूसरी ओर की अगर हम बात करते हैं, दूसरी क्रिया की मूल्यांकनात्मक क्रिया है। तीसरी यहाँ पर भावात्मक क्रिया आ जाएगी, और चौथी यहाँ पर क्या आ जाएगी, परंपरागत क्रिया। ये आपको सही से याद करना है, ठीक है, सही क्रम में से आपको याद करना है। ये सही क्रम में लगाने को अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, इनमें से किस क्रिया की बात की गई है वेबर द्वारा या किसकी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जनतांत्रिक नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समूहों का अंतः समूह बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। टॉनीज, कूले, होम्स, समनर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूहों का अंतः समूह एवं बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था, समनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, समनर के द्वारा दिया गया था। और कभी कभी समनर और साथ में केलर भी लिखा होता है, तो आपको इसी को ही टिक करना पड़ेगा। और इनकी एक संबंधित इनकी पुस्तक है फोक वेज, ठीक है, फोक वेज है, और ये आई थिंक 1906 में आती है, फोक वेज आती है। और इन्होंने संस्था का उद्विकास या संस्था की अवधारणा, इस तरह से इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ये समनर के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने अंतःविवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी माना था, समनर एंड केलर ने, ठीक है, समनर व केलर ने क्या कहा था, अंतर्विवाह रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी व बहिर्विवाह प्रगतिवादी, ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है समनर एंड केलर का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम समनर के कॉन्सेप्ट की और बात करें तो एक है निर्जाति केंद्रवाद, ठीक है,
निर्जातीय केंद्रवाद की अवधारणा है जो कि समनर के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, आर.एम. मैकएवर, एच.एम. जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की? यहाँ पर सही क्या होगा, बताएं सही क्या होगा? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, बताएं। सही बताएं। यहाँ पर हेनरी मैन होगा, ठीक है, हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो मैक्स मुलर ने ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार को क्या कहा था? भारत की आदि परंपरा। संयुक्त परिवार क्या है? भारत की आदि परंपरा है। और के.एम. पानिकर ने हिंदू समाज की इकाई किसको बताया था? ज्वाइंट फैमिली को बताया था, संयुक्त परिवार को बताया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेनरी मैन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रटक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? मॉर्गन होगा, ठीक है, मॉर्गन होगा। और ध्यान रखेंगे प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि नातेदारी शब्दावलियों का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो यह भी आपको याद रखना है, मॉर्गन के द्वारा ही किया गया है नातेदारी, ठीक है, नातेदारी शब्दावलियों का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? मॉर्गन ने किया था, ठीक है। और अगर हम बात करें, दो तरह के से इन्होंने किया था, वर्गीकरणात्मक और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या था? वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक नातेदारी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, उदाहरण, ये सभी किसके हैं? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अनौपचारिक और अर्ध समूह यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। किस पुस्तक में दी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसे कहा था प्राथमिक समूह? इन्होंने कहा था व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। 3 उदाहरण भी इन्होंने बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये उदाहरण प्राथमिक समूह से संबंधित हैं, किसने बताए हैं? तो आप बताएंगे ये प्राथमिक समूह के उदाहरण ये 3 कूले के द्वारा बताए गए हैं। कौन सा प्राथमिक उदाहरण है या प्राथमिक समूह का उदाहरण है या कौन सा नहीं है, कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर ये अर्ध समूह हो जाएगा। अब बात आती है कि अर्ध समूह या जिसे हम कहते हैं आभासी समूह, या अगर हम कहें क्वाइसी ग्रुप, तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कॉन्सेप्ट जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का था, ठीक है, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, किसे कहेंगे? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन, ठीक है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में जागरूकता का अभाव है, निश्चित संगठन का अभाव है कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहते हैं? हम क्वाइसी ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको ये भी याद रखनी है, अर्ध या अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अर्ध प्राथमिक समूह का, ये किसके द्वारा दिया गया है? अर्ध प्राथमिक समूह का ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? कूले के द्वारा दिया गया है। ऐसे समूह में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 20, 41, 37 और 40।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पंचायत गठन की बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था? संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था और यहाँ पर अनुच्छेद 40 होगा। 40 होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर, श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, या किसने कहा? वीवी गिरी, जीडीएच कोल एंड बैरॉन आर ए लिस्टर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, या किसने कहा? यहाँ पर जीडीएच कोल होगा, जीडीएच कोल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जाति प्रथा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है? ऑप्शन है मैलोनोवस्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है, ये किसका कहना है? पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम पार्सन्स के कुछ बुक्स की बात करें तो एक तो इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जो कि 1937 में आती है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है जो कि 1937 में आती है। द सोशल सिस्टम, ठीक है, एक है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम है जो कि 1951 में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी के नाम से भी पुस्तक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1964 में आती है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 1974 में आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर बताई गई हैं पार्सन से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? यहाँ पर देखकर बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? ये 26 है, बताएं सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है डेविड मेडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, शॉक क्लिफोर्ड, ऑस्कर लेविस। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑस्कर लेविस होगा। ठीक है, ऑस्कर लेविस का ये कॉन्सेप्ट है। ऑस्कर लेविस के इसके अलावा गुट समाज की अवधारणा है। ठीक है, गुट समाज की अवधारणा इन्होंने दी है, और इसके अलावा गरीबी संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति, इस नाम से आता है इनका कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ऑस्कर लेविस के यहाँ पर आपको बताएंगे, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ऑप्शंस देख लीजिए, परिवार नियोजन सेवाओं, बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए सहायक वातावरण बनाना, या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। सही क्या होगा?
यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? मर्टन, दुर्खीम, ब्लूमर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सबसे पहले पूछा जा रहा है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ब्लूमर होगा, ठीक है, ब्लूमर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा। और इनका स्टेटमेंट है सॉरी समाज के बारे में कि समाज और कुछ ना होगा, प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया ही है। समाज और कुछ ना होकर प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है? सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।